गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए फाइनल के पेपर सेकंड के टॉपिक चीन की विदेश नीति का अध्ययन करेंगे, जिसके तहत हम विदेश नीति के सिद्धांत और विशेषताएं देखेंगे। मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। रॉबर्ट ए स्कालापिनो के अनुसार चीन की विदेश नीति के 3 व्यापक तत्व हैं। पहला है परंपरा, ट्रेडिशन, दूसरा है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, तथा मार्क्स लेनिन माओवाद। परंपरा, जो कि चीन की भौगोलिक परिस्थितियों के साथ प्रभावित हुई है, इसने आचार व्यवहार तथा विस्तृत विश्व के साथ चीन के संबंधों को संचालन करने वाली नीतियों दोनों को प्रभावित किया है। आचार व्यवहार मुख्यतः उन लोगों का था जो अपने आप को अधिक सभ्य समझते हैं, जो अपने विश्व के लिए एक सांस्कृतिक लय स्थापित करने में सक्षम होते हैं। वे लोग जो विध्वंसक शक्तियों द्वारा तो जीते जा सकते हैं, परंतु जिन्हें सांस्कृतिक प्राप्तियों या सभ्यताओं के विचार से नहीं किया जा सकता। चीन की कूटनीति में सहनशीलता, वास्तविकता, क्रूरता, संवेदनशीलता सभी ने अपनी भूमिका निभाई है, और साथ ही अति महत्वपूर्ण अपवादों को छोड़कर उसकी शेष विश्व के प्रति अरुचि एवं लापरवाही भी दृष्टिगत होती है। चीन की विदेश नीति का मुख्य निर्धारक है राष्ट्रवाद, अर्थात चीनी मूल्यों, आचार व्यवहार तथा नीतियाँ। तीसरा मुख्य निर्धारक है मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद तथा अब समाजवादी बाजार व्यवस्था का सिद्धांत। विश्व राजनीति में चीन के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम इसकी विदेश नीति की तथा व्यवहार की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करें। सिद्धांत और विशेषताएं। चीन की विदेश नीति पर टिप्पणी करते हुए मीरा सिन्हा लिखती हैं कि समकालीन चीन का उदय एक ऐसे राष्ट्र, ऐसे लोग जो कई एक विशेष आंतरिक अनिवार्यताओं के साथ जीते हैं, मुख्यतः एक अद्वितीय घटना है। इस तरह रहते हुए माओवादी चीन उन सभी मान्यताओं और घटनाओं को नकार देता है जिनके अनुसार पश्चिम की सरकारों का व्यवहार निश्चित होता है, तथा उनकी जगह नई धारणाएं स्थापित करता है। ऐसा करने के लिए चीन सबसे पहले मानवीय स्वभाव के सभी सिद्धांतों का अध्ययन है, जो राज्य के मानवीयकरण का दार्शनिक स्रोत भी है, तथा सर्वोच्चता के सिद्धांत के लिए राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देता है। शक्ति का लक्ष्य इन सभी बातों के अध्ययन से प्रारंभ करता है। इसके स्थान पर विकल्प के रूप में वर्ग संघर्ष का निरंतर विकासशील नियम, शक्ति की धारणा की सृष्टि के रूप में राज्य के प्रति साम्यवादी सिद्धांत तथा राष्ट्रीय मुक्ति के युद्धों का औचित्य हमारे सामने आते हैं। मिस्टर थापड़ लिखते हैं कि विश्व के मामलों में चीन निश्चित होते हुए भी अनिश्चित रहा है। सांस्कृतिक क्रांति तथा ऐसे ही परिवर्तनों की तेज प्रतिक्रिया के पहले फलस्वरूप एक नए ढंग का लचीलापन चीन की नीतियों में रहा है, जिसकी आशा नहीं थी। अमेरिका की ओर झुकाव तथा विश्व के विभिन्न तथा विशाल स्तर पर देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों की स्थापना इसी लचीलेपन की उपज थी। चीन की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति, सभी राष्ट्रों के लोगों के साथ मित्रतापूर्ण सहयोग और हस्तक्षेप या युद्ध की साम्राज्यवादी नीति का विरोध। इन सब का समर्थन करते हुए देश की स्वतंत्रता, आज़ादी, भूक्षेत्र की अखंडता और प्रभुसत्ता की रक्षा का विदेश नीति का सिद्धांत। पीआरसी अर्थात जनवादी चीन की सरकार क्योमिंतांग और विदेशी सरकारों के बीच संधियों का निरीक्षण एवं संशोधन करेगी तथा उन पर वार्ता करेगी। पीआरसी की सरकार परस्पर हितों, भूक्षेत्र तथा प्रभुसत्ता के लिए परस्पर सम्मान के आधार पर विदेशों की सरकारों के साथ संधि वार्ता कर सकती है, क्योंकि क्योमिंतांग के साथ संबंध विच्छेद नहीं कर लिया, उससे प्रतीका स्वरूप संबंध तोड़ सकती है, तथा जिनको पीआरसी के प्रति रवैया मित्रतापूर्ण है उनके साथ संबंध स्थापित कर सकती है। यह अनुच्छेद 56 में लिखा है। पीआरसी का तात्पर्य यहाँ पे जनवादी चीन की सरकार है, और ये जो हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं ये 1949 से 1954 तक मौलिक नियम और नीति के रूप में प्रचलित साझे प्रबंध, कॉमन प्रोग्राम की 7 धाराएं चीन की विदेश नीति के सिद्धांत बनी थी।
उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी में अब हम देखते हैं चौथा सिद्धांत क्या है। पीआरसी विदेशी सरकारी तथा लोगों के साथ समानता तथा परस्पर हित के आधार पर व्यापारिक संबंध पुनः स्थापित कर सकती है और उन्हें विकसित कर सकती है। पांचवा सिद्धांत, जनवादी चीन की सरकार विदेशों के साथ संबंध में चीन के उचित अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए भरसक प्रयत्न करेगी। छठा है, पीआरसी चीन में कानून की सीमाओं में रहने वाले विदेशियों की रक्षा करेगी। सातवां है, पीआरसी चीन में राजनीतिक शरण चाहने वाले लोगों को शरण देगी, क्योंकि अपने देश की सरकार ने अपने लोगों के हितों की रक्षा करने तथा शांति और लोकतंत्र के संघर्ष में भाग लेने के अपराध में दमित किया है। चीन के संविधान में विदेश नीति के बारे में कहा गया था कि चीन ने पहले से ही महान सोवियत संघ के साथ और अन्य लोकतंत्रों के साथ कभी न टूटने वाली मित्रता गांठ ली थी तथा हमारे लोगों तथा शांति चाहने वाले दूसरे राष्ट्रों के लोगों के बीच मित्रता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तरह की मित्रता निरंतर सुदृढ़ और विशाल होती जाएगी। समानता, परस्पर हित तथा एक दूसरे की भूक्षेत्रीय अखंडता एवं प्रभुसत्ता के प्रति सम्मान के आधार पर दूसरे देशों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाने की चीन की नीति पहले भी सफलता प्राप्त कर चुकी है। वर्तमान में चीन की विदेश नीति के अन्य सिद्धांत, ये वाला जो हमने देखे थे ये सिद्धांत थे 1949 से 54 तक के। अब वर्तमान में जो सिद्धांत प्रचलित हैं उन्हें देखते हैं। पहला है, आर्थिक तथा सामाजिक कूटनीतिक द्वारा हितों की रक्षा। चीन की विदेश नीति का नीति कुशल सिद्धांत यह है कि दुश्मन को राजनीति में कमज़ोर रख करना, जबकि चालाकी से उसका सम्मान भी साथ साथ करते रहना। दूसरे शब्दों में मीरा सिंह लिखती हैं, चीन समाजवादी देश की चालाकी से उसका सम्मान भी साथ साथ करते हैं। दूसरे शब्दों में चीन समाजवादी देश की मूल कमजोरियों से वाकिफ है, अतः परिणाम स्वरूप इस बात का समर्थन करते हैं कि साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष जारी रखा जाना चाहिए, युद्ध भूमि में नहीं, न ही आर्थिक साधनों द्वारा, बल्कि मुख्यतः कूटनीति या जनयुद्ध पीपल्स वॉर से। इस स्थिति से विदेश नीति का दाव पेच संयुक्त मोर्चा है, अर्थात अपने साझे हितों को बनाए रखते हुए उनके आधार पर संगठित की जा सकने वाली सभी शक्तियों के साथ संधि करना और विद्यमान संधियों जो कि शक्तिशाली, प्रतिक्रियावादी या शत्रु हो सकती हैं उनका साथ निभाना। दूसरा है, विदेश नीति का समाजवादी आधार। एक बार लिन पियाओ ने चीन की विदेश नीति का वर्णन करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य समाजवादी देशों के साथ श्रमजीवी अंतर्राष्ट्रीयवाद के सिद्धांत के आधार पर मित्रतापूर्ण संबंध, परस्पर सहायता, सहयोग को बढ़ावा देना है, ताकि सभी दलित लोगों या देश के क्रांतिकारी संघर्ष का समर्थन किया जा सके। भू क्षेत्र की अखंडता, प्रभुसत्ता, परस्पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, अलग अलग समाजवादी देशों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, इन पांचों सिद्धांतों के आधार पर अलग अलग समाजवादी देशों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए काम करना और युद्ध के समय आक्रमण की साम्राज्यवादी नीतियों का विरोध करना। तीसरा है, विश्व क्रांति। चीन की नीति का लक्ष्य साम्यवादी क्रांति रहा है। विश्व विजय के बाद साम्यवाद का सहारा लेना पसंद करते हैं। माओ त्से तुंग ने कहा था, चीन की क्रांति निश्चय ही विश्व क्रांति का शानदार और महत्वपूर्ण भाग है। हम तीसरे रास्ते के भ्रम का विरोध न केवल चीन में बल्कि सारी दुनिया में करते हैं। एक व्यक्ति साम्राज्यवाद या समाजवाद दोनों में से एक ही और झुक सकता है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। तटस्थता तो केवल भ्रमजाल है तथा तीसरे रास्ते का कोई अस्तित्व नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चे में सम्मिलित हैं, जिसका नेता भूतपूर्व सोवियत संघ है, और हम अपने लिए किसी भी प्रकार की वास्तविक मित्रवत सहायता के लिए उन्हीं की ओर ताकते हैं, न कि साम्राज्यवादी ताकतों की तरफ। चौथा है, नीति का विश्वीकरण। प्रोफेसर हरीश कुमार के अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीन की विदेश नीति या विद्यमान अवस्था में इसके कार्यक्षेत्र का दायरा किसी विशेष क्षेत्र एवं महाद्वीप तक ही सीमित नहीं है। सारा विश्व ही कूटनीतिक क्रियाकलापों का घन क्षेत्र बन गया है, जहां क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निरंतर होती रहती हैं और जहां शक्ति संतुलन की राजनीति का अनुसरण किया जाता है, जहां तेजी से बदलती अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की रोशनी में प्रायः व्यवस्थाएं होती रहती हैं तथा जहां व्यापार तथा सहायता का प्रयोग पीकिंग एशिया और सारी दुनिया के नेतृत्व की क्षमता रखने वाला सुदृढ़ राष्ट्र बनाने के लिए राजनीतिक एवं आर्थिक लक्ष्यों को एकीकृत प्रोत्साहन देने के लिए करता है।
5वां है भू क्षेत्रीय आकांक्षाएं। प्रोफेसर शरण कहते हैं कि चीनी शासन की प्रत्यक्ष विशेषता इसका भू क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा है। पीकिंग में छपे एक नक्शे में चीन ने कई भू क्षेत्र नेपाल, भूटान, भारत, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, कोरिया, ताइवान और बाहरी मंगोलिया आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें पहले साम्राज्यवादियों ने चुरा लिया था अपने दावे के लिए। चीन अपनी संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ मानता है तथा अपनी परंपरागत सीमाओं तक शासन का विस्तार करने को अपना अधिकार और कर्तव्य मानता है। क्षेत्रीय विस्तार और अपने सांस्कृतिक मूल्यों को लोकप्रिय बनाना चीनी विदेश नीति का लक्ष्य रहा है। इसी भू क्षेत्रीय आकांक्षा के चलते हम देखते हैं कि चीन का अपने पड़ोसी देशों के साथ अधिकतर भू क्षेत्र या सीमाओं को लेकर झगड़ा चलता रहता है। हम भारत के साथ भी देख रहे हैं लगातार सीमा के क्षेत्र पर तनाव रहता है, क्योंकि चीन भारतीय भू क्षेत्र पर भी अपना अधिकार जताता रहता है। छठा है मध्य साम्राज्य की धारणा, मिडिल किंगडम ऑफ। चीन की विदेश नीति सदैव मध्य राज्य की धारणा का उल्लेख तथा उपयोग करती रही है। इसी आधार पर चीन अपने विस्तारवाद को न्यायोचित ठहराने का प्रयत्न करता है। प्राचीन काल से परिभाषित चीन की भौगोलिक सीमा को चीन निर्विवाद मानता है। चीनी नेताओं तथा लोगों में जातीय अहंकार और विदेशियों के प्रति संदेह का भाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है। पहले चीनी सम्राट अपने को देवपुत्र मानते थे और चीन को सभ्यता का केंद्र। सभी विदेशी असभ्य समझे जाते थे। ये तथ्य मानकर चीन अपने आप को मध्य साम्राज्य की संज्ञा देता है। शीत युद्ध के समय में चीन ने अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के मध्य अपने आप को एक मध्य राज्य व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया है। 7वां है राष्ट्रीय हित की सर्वोच्चता। चीन की विदेश नीति में विचारधारा और राष्ट्र हित का अंतर्द्वंद नहीं झलकता, क्योंकि सत्तारूढ़ सरकारें आवश्यकता अनुसार सैद्धांतिक परिकल्पनाओं अवधारणाओं को संशोधित परिमार्जित करती रही हैं। असल में माओ की दार्शनिकता और देंग जियाओपिंग की व्यवहारिकता एक ही सिक्के के दो पहलू रहे हैं तथा सिक्का राष्ट्रीय हित रहा है। चीन ने सदैव राष्ट्रीय हित को अंतर्राष्ट्रीय हितों में सर्वोच्च माना है। 8वां है नेता का व्यक्तित्व विदेश नीति का महान निर्धारक। चीन की विदेश नीति की एक वर्णन को योग्य विशेषता यह है कि भू राजनीतिक स्थिति और ऐतिहासिक परंपरा के साथ साथ विदेश नीति नियोजन और उसके संचालन पर सर्वोच्च नेता के व्यक्तित्व की गहरी छाप रहती है। माओ, शी चिनफिंग, देंग जियांग आदि सर्वोच्च नेताओं के विचारों से ही समय समय पर विदेश नीति प्रभावित रही है। 9वां है कूटनीतिक तथा प्रचार की भूमिका। चीन की विदेश नीति में नियोजन संपादन के विश्लेषण के लिए एक वाद्य यंत्र के रूपक का सहारा लिया जा सकता है, जिसमें कभी रणघोष के अंदाज में जोरदार ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं तो कभी सुमधुर संगीत प्रस्तुत करने के लिए अकेली बांसुरी का कोमल स्वर प्रस्तुत किया जाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि चीन के अतिरिक्त कोई ऐसा दूसरा देश नहीं है जो इतनी सहजता के साथ टकराव से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के ध्रुव तक लौट सकता है। चीनी विदेश नीति की इस विशेषता के लिए बहुत बड़ी सीमा तक उसकी आंतरिक राजनीतिक व्यवस्था जिम्मेदार है, जिसमें आत्मालोचना की पद्धति का सहारा लेकर अतीत की गलतियों के लिए पूर्ववर्ती शासक नेताओं को उत्तरदायी ठहराया जाता रहा है। चीन की विदेश नीति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सैन्यवाद के साथ साथ दृढ़ कूटनीति तथा न्याय प्रचार पर निर्भर रही है। चीन की विदेश नीति में नियमित रूप से परिवर्तन होते रहे हैं। कठोरता से लचीलेपन से पूर्वी हवा से तृतीय शक्ति, तृतीय विश्व शक्ति से संभावित महाशक्ति से तीसरे विश्व की शक्ति, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से आक्रामक नीति तथा आक्रामक नीति के साथ साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात आदि सभी परिवर्तन चीन की विदेश नीति की विशेषताएं रही हैं। आंतरिक परिस्थितियों में परिवर्तन, आंतरिक नेतृत्व के लिए संघर्ष, नेतृत्व में परिवर्तन और अब अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में परिवर्तन चीन की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक रहे हैं।